नमस्कार। ये आपके सामने जो प्रश्न पत्र ओपन हो चुका है ये सामान्य जानकारी का भाग है और ये DSSB एग्ज़ाम का पेपर है। तो आपके सामने न्यूज़ तो बहुत दिन से चल रही है कि DSSB एग्ज़ाम होंगे, तो बहुत जल्द आपके सामने नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपने शेड्यूल अगर देखा हो तो आपको जानकारी होगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। सामान्य जानकारी के जो DSSB एग्ज़ाम में PRT हो या TGT PGT उसमें सामान्य GS के प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को पहले हम पुराने पेपर के प्रश्न देखेंगे, जो पुराने DSSB एग्ज़ाम हुए हैं उनके जितने भी प्रश्न हुए हैं आए हैं उनको हम देखेंगे, और इसके बाद हम नए सीरीज़ से जो प्रश्न आ सकते हैं, संभावना होगी, उन प्रश्नों का भी वीडियो बना करके आपके पास पहुंचाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, दिनेश राजवंशी यूट्यूब चैनल। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहली बार आए हुए हैं इस चैनल पर। चलिएगा, बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य जानकारी आपका पहला प्रश्न आपको शो अप हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं हमें निम्नलिखित क्रम में पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अलग अलग मोड में आता है। कभी नॉर्थ टू साउथ पूछता है, कभी साउथ टू नॉर्थ पूछता है, कभी ईस्ट टू वेस्ट पूछता है। तो ये ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। ऑप्शन दिए हैं सतपुड़ा, धौलावर, विंध्यन, शिवालिक। ये 4 पर्वत दिए गए हैं और कूट भी दिया गया ऑप्शन में। तो इनको ध्यान से कहाँ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। तो ध्यान से इस प्रश्न का आंसर चुनिएगा क्या हो सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिएगा ये जो आपका दिया गया है धौलाधर, ये आपका सबसे ऊपर नॉर्थ में होगा। इसके बाद होगा 4 नंबर शिवालिक, और इसके बाद लगा होगा आपका विंध्यन, और फिर होगा सतपुड़ा। तो इसका आपका जाएगा आंसर, ये पहले जाना है 2, फिर जाएगा 4, फिर जाएगा 3, फिर जाएगा 1। 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। हाँ, यहाँ पर एक और जानकारी आपके लिए कि अगर आपको कोई प्रश्न में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हमने उसको कम एक्सप्लेन किया है और आपको ज़्यादा एक्सप्लेन उसका चाहिए डाटा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख दीजिएगा। उसको प्रश्न को अगले वीडियो में हम ओपन करेंगे दोबारा से और डीप जितना हो सकता है डाटा वो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, सफिशिएंट डाटा ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको आवश्यकता लगती है कि इसमें और ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर सबमिट कर दिया करिएगा प्रश्न को। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, काली कपास मृदा में पाई जाती है। राज्य पूछे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो ये तो आपको पता है, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में काली मृदा बहुत ही ज़्यादा डिपॉजिट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये सर्वाधिक बार आया है और NCERT बुक्स में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तीसरा प्रश्न है, लौटता मानसून में भारी वर्षा करता है। कोंकण कोस्ट, सौराष्ट्र, कोरोमंडल, गंगा के मैदान। तो ये जब मानसून जून में आता है, हमारा 1 जून को आ जाता है केरल में, इसके बाद जब वो सितंबर अक्टूबर में रिटर्न होता है, लौटता है, तो वो जो रेनफॉल करता है वो किस कोस्ट या किस तट पर करता है। तो इसका राइट आंसर है तीसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन। कोरोमंडल तट आपको याद होगा तमिलनाडु के कोस्ट को कहा जाता है, और वो तमिलनाडु राज्य वाला तट है सर्वाधिक लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 4, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिएगा। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके जस्ट बगल में ही, पास में ही लौह स्तंभ बनवाया था किसने, अशोक, अकबर, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। राइट ऑप्शन तक आप लोग पहुंचे होंगे। इसका राइट विकल्प मिलाइएगा, चौथा विकल्प सही है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने ये स्तंभ बनवाया था, कंफर्म। और याद रखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने शकों पर पूर्णतः विजय पाई थी। जो शक शासक थे ना, उनको पूर्णतः समाप्त किया था किसने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, पूना समझौता यानी पूना पैक्ट, पूना समझौता गांधी और किसके बीच हुआ था, अंबेडकर जी, जिन्ना, माउंटबेटन या सुभाष चंद्र बोस। तो राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का, पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच, यरवदा जेल, महाराष्ट्र में 1932। कब, 1932 में ये पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 6 नंबर का, अकबर के 9 रत्नों में से कौन भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था। यानी जो वित्त मंत्री कह लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर कौन था अकबर के 9 रत्नों में, मान सिंह, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 9 रत्न कहीं ना कहीं से किसी के बारे में पूछ लिया जाता है, तो इसके पहले आंसर पहुंचते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। और अकबर का भू राजस्व प्रणाली ये थी टोडरमल महोदय की। भू राजस्व प्रणाली में एक और नियम इन्होंने बनाया था, आईन ए दहसाला। आईने दहसाला इन्हीं का एक नियम था, यानी 10 वर्षों का औसत निकाल के टैक्स लिया जाता था, उसे आईने दहसाला कहते थे। इन प्रणाली का जन्मकार कौन था? टोडरमल। कन्फर्म। और 9 रत्नों में से ये चारों 9 रत्न का हिस्सा थे। इनमें मानसिंह सेनापति था और अबुल फजल जो हैं ये गुप्त विभाग देखते थे, गुप्तचर विभाग को संभालते थे। टोडरमल आपको पता ही है वित्त मंत्री थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये अनुवादक डिपार्टमेंट के हेड थे, यानी ट्रांसलेट करने का कार्य करते थे। और आपको याद होगा बाबरनामा फारसी में इन्हीं ने लिखी है, अब्दुल रहीम खान खाना जी ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ साइंस के भी प्रश्न आ रहे हैं। एक साबुन के बुलबुले, यानी जो आपने बुलबुले देखे होंगे, दिखने वाले रंग के कारण होते हैं, यानी उसमें कुछ देखा ना 7 कलर जैसा दिखता है, प्रिज्म जैसा कार्य करता है, तो वो किस कारण से करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अवशोषण या व्यतिकरण? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन है डी विकल्प। व्यतिकरण के कारण जो साबुन के बुलबुले होते हैं ना, उसमें कुछ रंग दिखते हैं, वो व्यतिकरण के कारण दिखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 8 कौन सा कृमि बच्चों में सर्वाधिक सामान्यतः अनीमिया, यानी जो आरक्तता या लौह की कमी बताई जाती है, एनीमिया रोग होता है, वो किस कृमि के कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केचुआ, गोल कृमि, फीता कृमि या अंकुश कृमि? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा क्या हो सकता है, और इसका आंसर आपका ये रहा डी विकल्प। अंकुश कृमि के द्वारा बच्चों में सर्वाधिक अनीमिया का रीजन बनता है। कौन सी कृमि? अंकुश कृमि, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9 कौन से ऑक्साइड मुख्यतः फोटोकेमिकल स्मॉग से जुड़े होते हैं? आपको याद होगा क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है हमने इस पॉइंट को, फोटोकेमिकल को लेकर के। फोटोकेमिकल से जुड़े होते हैं कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड? तो इसका राइट ऑप्शन आपने पहचान लिया होगा, और इसका मिलाइए क्या सही है आपका आंसर? तो सी ऑप्शन इसका राइट है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग, जो स्मॉग धुआं होता है उसको फोटोकेमिकल में चेंज करने का कार्य करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। कंफर्म रहेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। स्तनधारियों में से कौन अंग जैविक धुन के साथ जुड़ा होता है? ध्यान रखिएगा, स्तनधारियों में कौन सा अंग जैविक धुन के साथ जुड़ा होता है? पीनियल, पीयूष, थायराइड, थाइमस? तो इसका राइट ऑप्शन पहचानिएगा 10 नंबर प्रश्न का। इस 10 प्रश्न का आंसर पहला विकल्प पीनियल ग्रंथि है। कंफर्म हो गए होंगे आप, इस प्रश्न का आंसर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11 अप्रत्यक्ष करों को माना जाता है, ये देखिएगा इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन, यानी जीएस जितना हो सकता है चारों तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस प्रश्नों में। DSSB एग्जाम बहुत अच्छे स्तर लेवल का एक जीएस रखता है, तो ध्यान से चारों ओर नज़र बनाए रखिएगा प्रत्येक सब्जेक्ट पर। तो ये देखिएगा इकोनॉमिक प्रश्न का आंसर क्या होगा इसका? अप्रत्यक्ष कर को माना जाता है प्रगतिशील, प्रतिगामी, दोनों या कोई नहीं? इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। क्या माना जाता है? प्रतिगामी। ये जो अप्रत्यक्ष कर हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रतिगामी क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिएगा अगर पेट्रोल पंप पर आप डीजल फिलअप कराने गए हैं गाड़ी लेकर के 4 व्हीलर, तो आपको वही रेट पर मिला, और एक जो गरीब किसान है उसको भी डीजल उसी टैक्स पर मिला है। एक 4 व्हीलर वाला इनकम के तौर पर देखिएगा, और एक ट्रैक्टर चलाने वाला किसान देखिएगा, इसलिए अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कहा जाता है। कन्फर्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किससे संबंधित थी? हाँ, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर आप इसी वर्ष का पढ़िएगा। ये पुराने हैं प्रश्न, तो हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हो सकता है छोड़ें, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम डिस्कशन करते चलेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा, बैंकिंग, कृषि, गरीबी घटाना या उद्योगों? तो इसका राइट ऑप्शन है उद्योगों से संबंधित थी ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ओके। अगला प्रश्न 13 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z कमांड के लिए प्रयुक्त होती है। देखिएगा कंप्यूटर से भी प्रश्न रहेगा उस 20 सामान्य जानकारी में, तो वो Ctrl+Z जो कमांड देते हैं उसका राइट ऑप्शन आपने पढ़ लिए होंगे। कौन सा है आपका? इसका डी ऑप्शन सही है। अंडू के लिए यूज किया जाता है ये Ctrl+Z, जैसे Ctrl+X कट के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट
की जो हैं उनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 14, बचत खातों पर ब्याज दरें द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसके द्वारा? बचत खातों पर ब्याज रेट जो है वो फिक्स किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय कैबिनेट, वित्त मंत्रालय या वैयक्तिक बैंक? तो इसका राइट ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहला विकल्प इसका सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक बचत खातों पर ब्याज दर फिक्स करती है। कंफर्म। अगला प्रश्न 15, ये देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से भी प्रश्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बैलेंस है DSSB सामान्य जानकारी प्रश्न पत्र का? देखिएगा 20 प्रश्नों में आपको हर एक क्षेत्र का प्रश्न मिल जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने की शक्ति, यानी जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक है, उसमें जो 32 अनुच्छेद के तहत आपकी रिट जारी होती है ना 5 प्रकार की, उसमें से एक रिट है ये, यानी प्रतिवेदन है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये किसके द्वारा जारी की जाती है या ये पावर किस में निहित है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय, या डी विकल्प है ए और बी दोनों? तो इसका राइट ऑप्शन आप पहचान लिए होंगे, इसका राइट विकल्प डी ऑप्शन है, यानी ए और बी दोनों, सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से, दोनों से आपका ये जारी की जा सकती है। कंफर्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 16 ये रहा, मोहिनी अट्टम नृत्य। देखिएगा कल्चरल क्वेश्चंस, यानी आपका जो संस्कृति है उससे भी क्वेश्चन देखने को मिल गया। मोहिनी अट्टम कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? बहुत सिंपल है, राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा, बी ऑप्शन है। ओके, केरल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, देखिएगा ये याद ही करने होंगे आपको। शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, शहनाई के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं अमजद अली खान, बिस्मिल्लाह खान, अल्लाह रखा खान या जावेद खान? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का बी विकल्प, बिस्मिल्लाह खान जी शहनाई के प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, ये करंट अफेयर्स का है और इसका राइट ऑप्शन था जापान, यानी जापान के खिलाड़ी को हराया था, 2017 की बात है, तो आप इस समय का करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 19, मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, USA और शामिल थे। तो ये पुराना पेपर है और उसके अकॉर्डिंग आपका रीजनिंग दिख रहा है, लेकिन इस समय का हम बताए दे रहे हैं 2022 का। 2022 में भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 देशों ने मालाबार नौसेना अभ्यास प्रैक्टिस किया था। कंफर्म रखिएगा याद इसे। अगला प्रश्न 20, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, ध्यान रखिएगा, ये राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, और उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है, कितने वर्ष ये पद पर रहते हैं? 4, 5, 6 या 2 वर्ष? तो ये डायलेमाज मत क्रिएट करिएगा, लेकिन ध्यान से इसको नोट जरूर करिएगा। उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है वैसे उपराष्ट्रपति का होता है, भले ही वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है आर्टिकल नंबर 64 के तहत। याद होगा ये आपको। तो ये उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के पदेन सभापति के तहत कार्यरत नहीं होंगे कि 6 साल राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो वहाँ नहीं जाएंगे। ये अपने उपराष्ट्रपति पद के अकॉर्डिंग कितने वर्ष के लिए रहेंगे? 5 वर्ष के लिए। याद रखिएगा, इसलिए ये प्रश्न पूछा है क्योंकि वहाँ टर्म है कि राज्यसभा के ये पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष कार्यकाल होता है, जबकि जो इनके पदेन सभापति उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कंफर्म रखिएगा। ओके, आज के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये थोड़ा सा सुझाव, आपको अगर कहीं एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा किसी क्वेश्चन का और कोई डाटा और चाहिए है तो बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जो अपने मित्र हैं DSSB एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं। आपको अगला वीडियो बहुत जल्द मिलेगा इसी चैनल पर। ओके, आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।